हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसयूपी स्टडी में और साथ ही साथ हमारी इस यूनिक जर्नी एससी वर्मा वॉल्यूम फर्स्ट में भी आपका स्वागत है, जहां पे आज हम पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड, रेस्ट एंड मोशन ऑफ काइनेमेटिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले जो दो चैप्टर्स हैं उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप इसको देख सकते हैं और हमारे इस यूनिक जर्नी में शामिल हो सकते हैं। तो फिर बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं अपना नया चैप्टर, रेस्ट एंड मोशन इन काइनेमेटिक्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है रेस्ट एंड मोशन, हमारा सबसे पहला टॉपिक भी है रेस्ट एंड मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी बॉडी को हम कैसे कहें कि वो रेस्ट में है और कब वो मोशन में है। ठीक, तो अगर कोई बॉडी, सबसे पहले समझते हैं कोई बॉडी कब रेस्ट में होती है। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी टाइम चेंज है, जैसे टाइम चेंज हो रहा है, अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन चेंजेज, ठीक, अगर किसी बॉडी के साथ टाइम चेंजिंग के साथ अगर किसी बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है तो वो बॉडी मोशन कहलाएगी। अगर टाइम चेंज होने के साथ, मतलब टाइम बीतने के साथ, समय बीतने के साथ किसी बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो इसको हम कहें कि वो बॉडी रेस्ट में है। ठीक, ये सिंपल सा टॉपिक है कि अगर किसी बॉडी का टाइम चेंज के साथ उसका पोजीशन चेंज हो रहा है तो वो मोशन में है, और उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, जैसे कि टाइम चेंज हो रहा है, तो वो रेस्ट में है। लेकिन क्या आपको पता है, कोई बॉडी एब्सोल्यूट, ना तो एब्सोल्यूट रेस्ट में होती है और ना ही एब्सोल्यूट मोशन में होती है। एब्सोल्यूट मोशन में होती है। ठीक, आप कहेंगे ये कैसे। सपोज करिए कि एक टेबल है, ये एक टेबल है, इस पर एक बुक रखी हुई है। ठीक, तो अगर आपके एक रूम में ये टेबल है, बुक रखी हुई है, ठीक, तो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो ये बुक है वो रेस्ट में है, क्योंकि टाइम के साथ इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक, लेकिन अगर आप ये बुक मून पर से देखें, मून पर से देखें तो आपको दिखेगा कि ये जो बुक है अर्थ में होगा, पूरी अर्थ मूव कर रहा है, तो अर्थ के साथ टेबल मूव कर रहा है, आपका रूम मूव कर रहा है, बुक्स भी मूव कर रहा है। हालांकि आप मून से तो बुक देख नहीं पाएंगे, लेकिन एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ आपको मैं, कि अगर आप मून से देखेंगे तो अर्थ भी मूव कर रहा है, टेबल मूव कर रहा है, बुक मूव कर रहा है। तो यहाँ से आपने देखा कि ये बुक, जब आप मून से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बुक मूव कर रही है। ठीक, और वही जब आप रूम में रहेंगे तो देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बुक स्टेबल, मूव नहीं कर रही है। चलिए आपको एक और जब समझाता हूँ। सपोज करिए कि एक ट्रेन है, एक ट्रेन चल रही है। ठीक है, ट्रेन चल रही है और उसमें एक रॉबर ने अपनी गन निकाल दी, ऐसा को बोला हैंड्स अप, स्टैंड स्टिल। अगर एक रॉबर है, मान लीजिए रॉबर है, गंदा सा ये रॉबर है, ठीक, और यहाँ कुछ पब्लिक है। ठीक है, तो रॉबर ने, जो डाकू, उसने गन निकाली, सबको खड़ा रहने के लिए कहा। ठीक, तो अब रॉबर के अनुसार, जो डाकू, उसके अनुसार सब लोग स्टैंड खड़ा है, उनका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, वो रेस्ट में है। लेकिन ट्रैक के अनुसार, जो रेलवे ट्रैक है, उसके अनुसार ये लोग कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। ठीक, तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी हो, वो ना तो एब्सोल्यूट रेस्ट में होती है, ना ही एब्सोल्यूट मोशन में होती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, कि आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं। ठीक, आप इसी एग्जांपल में लीजिए, अगर आप रॉबर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें, रॉबर के, ये रॉबर है, ये गंदा सा भद्दा सा रॉबर। ठीक, तो अगर आप रॉबर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो जो सारे जर्नी, जो सारे लोग हैं वो स्टॉप है, वो रेस्ट में। ठीक, लेकिन वहीं आप अगर ये ट्रैक, इस ट्रैक के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो ये रॉबर, ये सारे लोग, सब लोग कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। उसी प्रकार इस एग्जाम्पल में अगर आप मून के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो ये बुक मोशन में है, मोशन कर रही है। ठीक, और वही आप इस रूम, जो ये रूम होगा, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखेंगे
तो ये जो बुक है वो रेस्ट में है, ठीक। किसी बॉडी का रेस्ट में होना है फिर मोशन में होना है, हमें व्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। जो व्यूअर है जो उसको देख रहा है, ठीक, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बॉडी रेस्ट में है मोशन में है। मीन्स कि हम किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं। अगर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होगा तो बॉडी का मोशन में चेंज होगा, ठीक है। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होगा तो हो सकता है कि बॉडी रेस्ट में है तो मोशन हो जाएगी, ठीक है। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होगा तो हो सकता है कि बॉडी जो मोशन में है वो रेस्ट में हो जाए, ठीक। तो ये हो गया रेस्ट ऑप्शन का डिफिनेशन। रेस्ट क्या है, कोई अगर टाइम चेंज के साथ पोजीशन चेंज हो रहा है तो उसको हम कहेंगे मोशन, और टाइम चेंज के साथ पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो उसको हम कहेंगे रेस्ट, ठीक। वो बड़ी रेस्ट में है, ठीक है। और ये इस पर भी डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस पास देख रहे हैं, ठीक। तो हमने रेस्ट मोशन की बात कर ली, ये भी समझ लिया कि रेस्ट मोशन देखना का एब्सोल्यूट की बॉडी रेस्ट नहीं होती है, कोई बॉडी मोशन नहीं होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसके बारे में तो हम हमेशा जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि डिस्टेंस किसे कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट किसे कहेंगे, ठीक है। फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ और कुछ क्लियर कर दे रहा हूँ कि असल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर किसी को कोई डाउट है, हालांकि मुझे लगता है सबको पता हो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक। फिर भी अगर किसी को नहीं पता है तो मैं समझा दे रहा हूँ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होते क्या हैं, ठीक। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। सपोज एक पार्टिकल है, ये पॉइंट ए है, ठीक। इस पॉइंट ए पे कोई पार्टिकल है, वो एक वे के फ्लो करते करते एक किसी भी एक लाइन पे फ्लो करके पॉइंट बी पर पहुंच रहा है, ठीक। वो एक पार्टिकल है जो पॉइंट ए से ए सी बी के डायरेक्शन के रास्ते पॉइंट बी तक पहुंच रहा है, ठीक। कोई पार्टिकल जो पॉइंट ए पे है वो ए से बी के रास्ते पॉइंट बी पे पहुंच रहा है, ठीक। जो पार्टिकल द्वारा जो डिस्टेंस होगा और उस पार्टिकल जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए सी बी। हम ए सी बी का लेंथ फाइंड करेंगे और तो बता सकते हैं कि उस पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस चला है, ट्रेवल किया है, ठीक। लेकिन अगर कोई पूछे कि उस पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया है, कितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया है, ठीक, तो हम ए सी बी को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। हम बस उस पार्टिकल के इनिशियल पॉइंट जहाँ से उसने स्टार्ट किया है और फाइनल पॉइंट जहाँ उसने रीच किया है, उन दोनों के बीच में एक जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगी, जो मिनिमम डिस्टेंस होगी, ठीक। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों के बीच का जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा, यहाँ पे ए बी, वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ए बी, यहाँ पे जो ए बी है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक। मतलब कि अगर हमको डिस्टेंस फाइंड करनी है तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ए से बी हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट भी होता है डिस्प्लेसमेंट ए बी होगा, ठीक। डिस्प्लेसमेंट में ए बी क्या है, इसके पास एक मैग्नीट्यूड है, हाँ, साथ साथ एक डायरेक्शन है ए टू बी, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट को हम ट्रायंगल या फैक्टर एडिशन के फॉर्म से भी ऐड कर सकते हैं। इट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। और इस डिस्टेंस क्या है, वो है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक। अब उसे समझ करिए कि आपने पॉइंट इस पॉइंट से स्टार्ट किया, आपने कुछ यूं दूरी तय करके यहाँ के फिर यहीं पे आके मिल गए, ठीक। तो अगर आपसे पूछेगा आपने डिस्टेंस कितना तय किया, तो आप इस पूरे लेंथ को मेजर करेंगे और बता देंगे कि हमने इतना डिस्टेंस तय किया, ठीक। लेकिन यहाँ से डिस्टेंस पूछा जाए तो आपको क्या दिखेगा कि आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है, तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। इट मीन्स दैट कि अगर कोई बॉडी थोड़ा मोशन कर रही है, मूव कर रही है, ठीक, तो उसका डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, ये श्योर है, ठीक। लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट उससे जीरो हो सकता है क्योंकि ऐसे दिख रही है, इसने जितना दूर तय किया और फिर अपने सेम पॉइंट पे आ गई, मतलब इसका इनिशियल भी सेम, फाइनल भी सेम,
इनका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो 0 हो गया, लेकिन डिस्टेंस इसने इतना तय किया। ठीक, तो ये सिंपल सा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस था। अब हम फिर चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे स्पीड्स के बारे में। ये सब रेस्ट मोशन में सब मतलब वो सारे टॉपिक्स हैं शुरुआती में जो कि आपने पहले पढ़ चुका, वो सबको पता होगा। ठीक, तब एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इन सब के बारे में आपको पता ही होगा, यहाँ तक मेरा उम्मीद है। फिर भी आपको बता दे रहा हूँ एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड मतलब होगा कि एक किसी फिक्स टाइम इंटरवल में जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया गया उन दोनों का जो रेशियो हो गया वो एवरेज स्पीड कहलाएगा। मतलब कि अगर कोई बॉडी है उसने t=t1 से स्टार्ट किया और t=t2 पे एंड किया। ठीक, और उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था टोटल डिस्टेंस वो s है। कोई ऑब्जेक्ट जिसने डिस्टेंस s ट्रेवल किया है इन टाइम इंटरवल t=t1 टू t=t2। ठीक, इस कंडीशन में जो एवरेज स्पीड होगा मतलब कि VAV इक्वल टू हो जाएगा s/t2 - t1। ठीक, इस कंडीशन में हमने क्या किया, हमने कि टोटल डिस्टेंस लिया अपन टोटल टाइम इंटरवल लिया और हमने एवरेज स्पीड फाइंड कर ली। अब अगर आप सोचिए कि आप एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। ठीक, और आप पॉइंट A से पॉइंट B तक बाइक से जा रहे हैं। ठीक है, तो जो आपने यहाँ से स्टार्ट किया तो आपकी स्पीड बहुत ही स्लो रही होगी, बहुत स्लो। फिर धीरे धीरे स्पीड आपकी इंक्रीज की होगी। ठीक है, और फिर बाद में अगर ट्रैफिक का होगा फिर आपकी स्पीड डिक्रीज हुई होगी, फिर इंक्रीज होगी, फिर डिक्रीज होगी। मतलब कि एज ए कंडीशन ट्रैफिक के बाद जैसे करके आपने आपकी स्पीड इंक्रीज डिक्रीज होती रही। ठीक, इस स्पीड डिस्टेंस में। लेकिन हमको अगर एवरेज स्पीड फाइंड करना है, अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करके एवरेज स्पीड फाइंड कर रहे हैं तो हम इतना नहीं देखेंगे कि आपका स्पीड कम स्लो था, कब जाया था, ये सब नहीं देखेंगे। हम सिर्फ यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस देखेंगे और जितना टाइम लगा है तो टाइम उसको देखेंगे और उन दोनों को डिवाइड करके निकाल देंगे कि आपने इतने समय में इतनी दूरी तय की है। जैसे कि मान लीजिए आपको 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में सपोज करिए कि जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है। ठीक, आपको 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना मान लें 1 घंटे लगा। ठीक, तो अगर आपको हम स्पीड निकालें तो जाएगा 10/1 मतलब 10 किलोमीटर पर हावर, ये आपकी स्पीड है। ठीक, लेकिन एज ए कंडीशन जब आपने स्टार्ट किया था तो आपकी स्पीड थी 0 किलोमीटर पर आवर, धीरे धीरे इंक्रीज हुई 5, 6, 10, 15, ये बढ़ते बढ़ते यहाँ पे 50 किलोमीटर पहुँची होगी। फिर नीचे नीचे आई होगी 30 आई होगी, फिर 10 भी आई होगी, फिर कभी कहीं ना कहीं जाके 0 भी हुई होगी। ठीक है, तो ये सब इंस्टेंटेनियस स्पीड है। लेकिन इन सब का जो रेशियो होगा, जो सबका एवरेज होगा उसे हम कहेंगे एवरेज स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड इसी को कहते हैं, मतलब कि इंस्टेंट टू इंस्टेंट जब कोई स्पीड फायर करना हो उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। मतलब कि एट ए पर्टिकुलर इस पॉइंट पे आपका स्पीड क्या था, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर स्पीड क्या था तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर स्पीड क्या हम फाइंड करना अगर हम हो तो हम इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करेंगे। मतलब इतने दूरी में जितना हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमको स्पीड फाइंड करना हो तो उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड करके फाइंड करेंगे। ठीक, और सपोज करिए कि लेट एक स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा एस ट्रेवल की गई है इन टाइम इंटरवल t2 t + डेल्टा टी। मतलब कि डेल्टा टी टाइम में डेल्टा एस डिस्टेंस ट्रेवल की गई है। ठीक, बहुत स्मॉल डिस्टेंस है। तो इस कंडीशन में एवरेज स्पीड क्या होगा, V इक्वल टू डेल्टा एस अपन डेल्टा टी। ठीक, लेकिन अगर हम डेल्टा टी को बहुत ही छोटा मान लें, बहुत ही स्मॉल मान लें। ठीक, तो जैसे कि हम जैसे हम डेल्टा टी को छोटा करते जाएँ, इस्तेमाल करते जाएँ, इट मीन्स कि डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ। ठीक, डेल्टा टी 0 की तरफ अप्रोच करेगा
तो डेल्टा एस भी जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक। लेकिन जो इन दोनों के रेशियो है डेल्टा एस अपन डेल्टा टी, इसका एक फाइनाइट लिमिट होगा, ठीक। एक फाइनाइट लिमिट देखा जाएगा, उसके बाद उससे नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर हमने टी को इस्तेमाल करते गए तो डेल्टा टी जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, साथ साथ डेल्टा एस भी जीरो की तरफ अप्रोच करने लगेगा, लेकिन जिनका रेशियो है उनका फाइनाइट लिमिट होगा। तो एक टाइम टी पे, एट टाइम टी, किसी भी पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर फाइंड करना है एट टाइम टी पे, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टाइम टी इक्वल टू हो जाएगा v इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोच जीरो डेल्टा एस अपन डेल्टा टी। जैसे जैसे हम डेल्टा टी छोटा करते जाएंगे वैसे हमको एक इंस्टेंटेनियस स्पीड, एक पॉइंट पे स्पीड को हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक। तो वही हमने सिर्फ फार्मूला यूज किया, v इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अपोजिट जीरो डेल्टा परसेंट डेल्टा टी, इसको हम लिख सकते हैं डी एस अपन डी टी, जो कि मैंने सब्स्टिट्यूट में पढ़ा था इंटीग्रल में, सॉरी डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ा था, ठीक है। तो हमारा हमको इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या मिल गया, v इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अपोजिट टू जो जीरो डेल्टा एस अपन डेल्टा टी इक्वल टू डी एस अपन डी टी, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल गया। अगर हम इसको ग्राफ के हिसाब से समझे, अगर आप ग्राफ के हिसाब से समझते हैं, समझा देता हूँ आपको। सोच करिए कि ये ग्राफ है, ये v वर्सेस टी, अरे सॉरी डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ये ग्राफ है, ठीक। और ये कर्व शो कर रहा है, सपोज कीजिए एक टाइम टी पे, ये टाइम टी है, जो पार्टिकल था पॉइंट पे था, ठीक। और एक टाइम टी प्लस डेल्टा टी, यहाँ मान लेते हैं टी प्लस डेल्टा टी, तो एक टाइम टी पर डेल्टा टी पे पॉइंट जो पार्टिकल था वो पॉइंट बी पे था, ठीक। तो अगर हम इसको ए पॉइंट को ऐसे ऐड कर दें तो जो ये डिस्टेंस होगी वो डेल्टा एस हो जाएगी, ठीक है। तो एट टाइम टी पे जो पार्टिकल था वो ए था, तो अगर हम इस इंस्टेंट पे उनका एवरेज स्पीड फाइंड करना हो, ठीक, अरे सॉरी, अगर हमको पॉइंट ए पे एवरेज स्पीड फाइंड करना हो तो हम पॉइंट ए पे जो टेंजेंट ड्रा करेंगे, ठीक, और तो फिर हम उसका इस स्पीड फाइंड कर लेंगे, ठीक। लेकिन हमको अगर एवरेज स्पीड फाइंड करना हो इन टाइम इंटरवल टी टू टी पर डेल्टा टी पे, तो हम कॉर्ड ए बी का स्लोप फाइंड करेंगे, तब जाके हमें उसकी स्पीड फाइंड होगी, एवरेज स्पीड फाइंड हो जाएगी, ठीक। मतलब कि कॉर्ड ए बी का स्पीड होगा डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। कॉर्ड ए बी का जो स्पीड होगा उसको फाइंड करने के लिए हमको इसका स्लोप फाइंड करेंगे, एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए, ठीक। तो फिर इस कंडीशन में इसका स्लोप डेल्टा टी है, डेल्टा एस है, स्लोप ऑफ ए बी हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एस अपन डेल्टा टी। फिर से हमको वही मिल गया एवरेज स्पीड, मतलब कि अगर हमको टी पर डेल्टा टी में एवरेज स्पीड फाइंड करना है तो हम कॉर्ड ए बी का स्लोप फाइंड कर लेंगे, और कॉर्ड ए बी का स्लोप हमको मिल गया है स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू डेल्टा एस अपन डेल्टा टी। फिर से हमें मिला, तो या तो हमको अर्थमेटिकली करें या फिर ग्राफिकली करें, हमको जो वैल्यू मिल रही है वो सेम मिल रही है। अब सपोज करिए कि जो ये टाइम इंटरवल है टी टू टी पर डेल्टा टी, अगर एक टाइम टी पे पार्टिकल का स्पीड है वो भी हो, एक टी स्पीड भी हो, ठीक, और टाइम टी टू टी प्लस डी टी में उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो डी एस होगा, ठीक है। स्मॉल टाइम डी टी ले रहे हैं, तो अगर एक टाइम टी पे किसी पार्टिकल स्पीड वी है तो टी पे टी टू टी पे डेल्टा टी में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो डी एस था, तो डी एस इक्वल टू हो जाएगा वी डी टी,
ठीक, डी स्क्वायर हो जाएगा वी डी टी। तब टोटल डिस्टेंस मतलब कि टाइम टी इक्वल टू टी वन से टाइम टी इक्वल टू टू में जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। उसको फाइंड करने क्या करेंगे, सपोज हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, ठीक, विथ लिमिट टी इक्वल टू टी वन टू टी टू, हमको मिल जाएगा यस इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ वी डी टी वन टू टी टू। ये हमको सिंपल सा टोटल डिस्टेंस फाइंड हो गया इन टाइम इंटरवल टी इक्वल टू टी वन टू टी इक्वल टू टी टू। ठीक, तो ये सिंपली से हमने मतलब कि हमने एक स्मॉल टाइम इंटरवल में स्मॉल डिस्टेंस फाइंड किया, ठीक है, और फिर से उन सबको ऐड कर दिया, समेशन कर दिया, सबको ऐड कर दिया और उसका इंटीग्रल निकाल दिया और हमको टोटल डिस्टेंस फाइंड हो गए इन टाइम इंटरवल टी वन टू टी टू। ये एवरेज स्पीड डिस्टेंस है, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया। हम पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। तो हम पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, मतलब एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन ए टाइम इंटरवल t1 to t2 is defined as its displacement divided by the time interval। हमको एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हम इसमें डिस्टेंस न लेके डिस्प्लेसमेंट का यूज करेंगे। मतलब कि अगर टाइम t1 टू टाइम t2 में किसी पार्टिकल जो है जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया गया है, डिवाइड बाय टाइम इंटरवल इक्वल टू हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। ठीक, तो अगर ये मान लीजिए ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस, जेड एक्स वाई, ठीक, अगर एक पॉइंट 8 पॉइंट ए से एक पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है, ठीक, और 8 पॉइंट बी तक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी, ये ऑरिजिन है, ठीक, तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी इन टाइम इंटरवल t1 to t2, मतलब एट टाइम t1 पे जो पार्टिकल है वो पॉइंट ए पे है और एट टाइम t2 पे जो पार्टिकल है वो पॉइंट बी पे है, ठीक, तो एवरेज वेलोसिटी वी ए बी इन टाइम इंटरवल t1 to t2 इक्वल टू हो जाएगा वी मतलब वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू वेक्टर ए बी अपान t2 माइनस t1, ठीक है, तुमको एवरेज वेलोसिटी मिल गया, वी बी इक्वल टू वेक्टर ए बी मतलब ए टू बी अपान t2 माइनस t1, ठीक, और वेक्टर भी एक वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम आप डिस्प्लेसमेंट का यूज़ किए हैं। अब हम पोजीशन वेक्टर के बारे में बात करेंगे। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ठीक, अगर इस कंडीशन में हम पॉइंट ए को उसके ऑरिजिन से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक, और पॉइंट बी को भी ऑरिजिन से ज्वाइन करते हैं। सपोज करिए कि जो ओ ए है वो R1 है, ठीक, और ओ बी जो है वो R2 है, ठीक, ओ ए R1 है और ओ बी R2 है, तो हम ऐसे डिस्प्लेसमेंट ए बी डिस्प्लेसमेंट है तो ये ट्रायंगल ग्रेविटेशन को फॉलो करेगा ही क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर, ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं ओ बी वेक्टर माइनस ऑफ ओ ए वेक्टर। आप कहेंगे ये कैसे हो गया, ए ओ वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर ये है, ठीक, ए वेक्टर ये है, तो इसका हम अगर डायरेक्शन चेंज कर दें, इसका हम डायरेक्शन अगर चेंज करते हैं तो हमको उस जो वैल्यू होगी R1 पर नेगेटिव हो जाएगी, तो माइनस ऑफ ओ वेक्टर प्लस ओ वेक्टर हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं ओ बी इक्वल टू माइनस ऑफ ओ ए, मतलब वेक्टर ए ओ इक्वल टू होता है माइनस ऑफ वेक्टर ओ ए, ठीक, तो ओ बी इक्वल टू का क्या था वेक्टर R2
माइनस है वेक्टर R1। तो हमने ए बी का पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लिया और R2 माइनस R1, मतलब वेक्टर ए बी का पोजीशन वेक्टर आ गया हमारे पास R2 माइनस R1, मतलब कि टाइम इंटरवल T1 T2 जो डिस्प्लेसमेंट था वो इक्वल टू हो गया वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 के। ठीक, इस तरह से हमने डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड कर लिया और पोजीशन वेक्टर भी जान लिया। तब जो फार्मूला था वी ए बी वेक्टर वी ए बी इक्वल टू वेक्टर ए बी अपन T2 माइनस T1, ये हो जाएगा वेक्टर वी ए बी इक्वल टू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 अपान T2 माइनस T1। ठीक, T2 माइनस T1। अब ये हमारा हो गया एवरेज वेलोसिटी। अब हमको अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का सिंपल वही फंडा जो हमने स्पीड में लगाया था, मतलब कि हम एक शॉर्ट टाइम इंटरवल लेंगे T टू T प्लस डेल्टा T। ठीक, अब टाइम इंटरवल T टू T प्लस डेल्टा T में जो उसकी एवरेज वेलोसिटी होगी क्या होगी, वी ए बी इक्वल टू डेल्टा आर वेक्टर डेल्टा आर अपान डेल्टा टी। ठीक, डेल्टा आर अपान डेल्टा टी, ये हमारी एवरेज वेलोसिटी होगी इन टाइम इंटरवल T बदल T, मतलब R2 माइनस R1 को हम डेल्टा आर ले सकते हैं वेक्टर डेल्टा आर। ठीक है, आप सपोज करिए कि जो डेल्टा आर है डेल्टा टाइम T इंटरवल का जो डिस्प्लेसमेंट है। अब अगर डेल्टा T ई गेट स्मॉलर, अगर डेल्टा T स्मॉल होता जाए और छोटा होता जाए, ठीक, तो डेल्टा आर भी छोटा होगा, मतलब अगर डेल्टा T अप्रोच टू जीरो रहेगा डेल्टा आर भी अप्रोच टू जीरो होगा, लेकिन डेल्टा आर अपन डेल्टा T की जो वैल्यू होगी वो लिमिट होगी। ठीक, तो एज इट कंडीशन, इस कंडीशन में जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर v इक्वल टू हो जाएगा लिमिट डेल्टा T अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा R अपान डेल्टा T इक्वल टू हो जाएगा d वेक्टर अपान डी टी। तो एक स्मॉल इंटरवल टाइम t है, तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है क्या, v इक्वल टू डेल्टा T अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा अपन डेल्टा T, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का होता है कि जितना कम से कम टाइम इंटरवल हो, यहाँ पे हम जो स्पीड हो या फिर वेलोसिटी हो, दोनों जहाँ हमने डेल्टा T अब जीरो तक अप्रोच किया है, इसका सिंपली ये इसलिए यूज किया गया है ताकि हम जितना कम हो सके कम से कम टाइम इंटरवल में। ठीक, इसका मतलब कि जितने कम से कम समय में हम जितनी कम से कम दूरी पे जो स्पीड फाइंड कर सकते हैं वो इंस्टेंटेनियस कहलाती है, ऐसे भी स्पीड हो या फिर वेलोसिटी हो। ठीक, हमने स्पीड वेलोसिटी पढ़ ली, अब एक्सेलेरेशन पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे एवरेज एक्सेलेरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एक्सेलेरेशन होता क्या है। मतलब एक्सेलेरेशन इज सिंपली एक्सेलेरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन। ठीक, जैसे कि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है, ठीक, वो डायरेक्शन होता है, ठीक है, उसी तरह एक्सेलेरेशन के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होगा। ठीक, दो एवरेज क्या होगा, द एवरेज एक्सेलेरेशन डेल्टा ए बी इज द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम इंटरवल। जो एवरेज एक्सेलेरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलेरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम इंटरवल। मतलब सपोज करो ये कोई पार्टिकल है, वो टाइम T1 से टाइम T2 तक ट्रेवल कर रहा है। ठीक, तो टाइम T1 जो उसकी वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी V1 थी और टाइम T2 पर उसकी फाइनल वेलोसिटी V2 थी। जो उसका एक्सेलेरेशन आ गया है V2 माइनस V1 अपान T2 माइनस T1, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपान T2 माइनस T1, मतलब कि फाइनल टाइम अपान इनिशियल टाइम। ठीक,
इसको हम भी लिख सकते हैं। अब हमने ये एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा? सिंपली जैसे कि हमने वेलोसिटी और स्पीड में किया था, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करेंगे वेक्टर ए इक्वल टू लिमिट इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी डिनोट कर रहा है वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 और डेल्टा टी डिनोट कर रहा है t2 माइनस t1 को। ठीक, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होगा वो वेक्टर ए इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वेक्टर वी अपॉन डेल्टा टी। मतलब कि जितने कम समय में और स्मॉलेस्ट टाइम ऑफ जितने से कम टाइम इंटरवल में जो उसका वेलोसिटी होगा उन दोनों का रेशियो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाएगा। इसे हम लिख सकते हैं वेक्टर डी वी अपॉन डी टी। ठीक, सिंपल सा एक्सेलरेशन मिल गया हमको, उसका डेफिनेशन मिल गया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल गया, हमने लिमिट टी को जीरो के अप्रोच कर दिया जिससे कि हमको स्मॉल टाइम इंटरवल में स्मॉल जो उसकी वेलोसिटी होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो मिल जाएगी। उन दोनों का रेशियो निकाल देंगे तो हमको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल सा था, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमको फाइंड हो गया। अब एक्सेलरेशन जो होता है एक्सेलरेशन इसका जो डायमेंशन होता है डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है एल टी माइनस टू। ये एल फॉर लेंथ, एल फॉर लेंथ, टी फॉर टाइम माइनस टू। अगर आपको इसका डेरिवेशन देखना है इसका एसआई यूनिट होता है एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब इसका एसआई मीटर पर सेकंड स्क्वायर डायमेंशन फॉर्मूला एल टी माइनस टू। तो अगर हम इसका डेरिवेशन करेंगे तो हमको ये डायमेंशन फॉर्म मिल जाएगा। या फिर अब ऐसे देख लीजिए एक्सेलरेशन क्या होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है लेंथ अपॉन टाइम वॉल अपॉन टाइम। इक्वल हो जाएगा एल अपॉन टाइम का स्क्वायर। ये हो गया एल टी माइनस टू सिंपली, जैसे कि हमने पहले भी कर चुके हैं। डायमेंशन फॉर्मूला का आपको मैंने पहले फर्स्ट चैप्टर में बता चुका हूँ। सिंपल इसे यूज करके हम उसका डायमेंशन निकाल लिए एल टी माइनस टू जो कि पहले मैंने बता चुका है। तो यहाँ तक हमने एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये सब हमने पढ़ लिया। ये सब टॉपिक्स थे जो कि आपने पहले पढ़ चुके हैं और जानते हैं। हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आप जाके कुछ ये बढ़िया टॉपिक है जो कुछ समझने लायक, इसमें कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद जो टॉपिक्स थे वो इजीली टॉपिक्स थे, उनको आप पहले ही पढ़ चुके होंगे। ठीक, उनके बारे में जानते होंगे, लेकिन ये जो टॉपिक है ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। ठीक, अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे किसी भी बॉडी का मोशन, अगर हमें किसी बॉडी का स्ट्रेट लाइन में मोशन शो करना हो तो सिंपली सबसे समय को सिंपल ये होगा। ठीक है, तो हम किसी बॉडी का स्ट्रेट लाइन मोशन अगर शो कराना है तो हम मान लो जनरली एक्स एक्सिस पे शो कर देते हैं। ठीक, ये पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश, ये वाई डैश। ठीक, तो हम किसी बॉडी का स्ट्रेट लाइन मोशन शो करेंगे तो हम सिंपली एक्स एक्सिस पे शो करते हैं। सपोज करो
एट टी इक्वल टू 0 पॉइंट ओरिजिन पे है, ये ओरिजिन है ओ, ठीक। यहाँ पे एट टी इक्वल टू 0 पे जो ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन पे है, ओ पे है, ठीक। एज टाइम मूव्स, जैसे टाइम मूव करेगा जैसे टाइम मूव करेगा पार्टिकल मूव करेगा, ठीक। सपोज करो कि एट टाइम टू पे है, एट टाइम टी पे, ये टाइम टी है, पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट पे अपने है, ठीक। यहाँ पे जो वाई होगा वो तो 0 होगा, एक्स का 0, तो पार्टिकल एक्स कोऑर्डिनेट पे है, ठीक है। उसने ओरिजिन से स्टार्ट किया और एक्स तक पहुँचा एट टाइम टी पे, एट टाइम टी पे पार्टिकल एक्स कोऑर्डिनेट पे है, ठीक। एक्स का 0 पे अगर तो इस पॉइंट पे इस कोऑर्डिनेट पे जो उसकी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी भी इक्वल टू होगी डी एक्स अपान डी टी। एक्सीलरेशन होगा ए इक्वल टू डी वी अपान डी टी, इसको लिख सकते हैं हम डी डी टी ऑफ डी एक्स अपान डी टी इक्वल टू हो जाएगा डी टी टू ऑफ एक्स, ठीक। ये टाइम टी पे जो कोऑर्डिनेट एक्स है उसमें जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो वी इक्वल टू डी एक्स अपन डी टी हो जाएगी। एक्सीलरेशन होगा डी वी अपन डी टी, मतलब डी टी ऑफ डी एक्स अपन डी टी, ठीक। अगर डी एक्स अपन डी टी पॉजिटिव होगा, ठीक, तो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगा वो अलॉन्ग पॉजिटिव एक्सिस होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक। अगर डी एक्स अपन डी टी पॉजिटिव होगा तो जो पार्टिकल है मतलब कि जो वेलोसिटी है पार्टिकल पॉजिटिव है तो वेलोसिटी अलॉन्ग पॉजिटिव एक्सिस है, ठीक। अगर डी एक्स अपान डी टी नेगेटिव हुआ तो जो वेलोसिटी है वो अलॉन्ग नेगेटिव एक्सिस हो जाएगी, ठीक। सिमिलरली अगर डी वी अपन डी टी पॉजिटिव है, ठीक है, तो एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो जाएगा। अगर डी वी अपन डी टी नेगेटिव है तो एक्सीलरेशन भी नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलावा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इस वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों पॉजिटिव है, मतलब कि डी एक्स अपान डी टी एंड डी वी अपान डी टी बहुत पॉजिटिव है, ठीक। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो स्पीड इंक्रीज करेगी, जो स्पीड होगा वो इंक्रीज करेगा, ठीक। और अगर दोनों नेगेटिव भी हैं एंड बहुत नेगेटिव तब भी स्पीड इंक्रीज करेगा, ठीक। अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों पॉजिटिव हैं तो ये स्पीड इंक्रीज करेगा, और दोनों नेगेटिव भी हैं तब भी स्पीड इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर दोनों का साइन अपोजिट है, अगर बोथ हैव अपोजिट साइन, ठीक, मतलब कि सपोज अगर डी एक्स अपन डी टी पॉजिटिव हो गया और डी वी अपन डी टी नेगेटिव हो गया, ठीक, या फिर और डी एक्स अपन डी टी नेगेटिव हो गया और डी वी अपन डी टी पॉजिटिव हो गया, मतलब दोनों का पोजिशन हो गया। तो इन कंडीशंस में जो स्पीड होगा वो डिक्रीज़ करेगा, स्पीड डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो उस स्पीड डिक्रीज़ करेगा तो पार्टिकल में डिसेलेरेशन होगा, डिसेलेरेशन या फिर इसको कह सकते हैं और नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये हो गया। अगर पार्टिकल दोनों पॉजिटिव हैं तब भी स्पीड इंक्रीज करेगा, दो नेगेटिव हैं तब भी स्पीड इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर कोई एक पॉजिटिव नेगेटिव मतलब दोनों का साइन अपोजिट है तब स्पीड डिक्रीज करेगा, और उस कंडीशन में पार्टिकल में डी एक्सेलरेशन होगा या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, ठीक।
ठीक। अब मोशन स्ट्रेट लाइन में ये हमारा एक टॉपिक है, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर कोई बॉडी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन कर रही है, मतलब मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, किसी बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़े मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन पढ़े थे हम। हाँ, सपोज कह रहे हो कि एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है जो कि एक एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए के साथ मूव कर रहे, ठीक। उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। लेट, तो हम सपोज लेट करेंगे, लेट जो उस पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0 इज यू, उस पार्टिकल की वेलोसिटी टी इक्वल 0 यू है, ठीक। और एट टाइम टी उसकी वेलोसिटी v हो गई, ठीक है। सपोज करो जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी टाइम टी इक्वल 0 पे u है और टाइम t पे वो v है, ठीक। तो उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब कि dv अपान dt इक्वल टू a हो जाएगा। इसको हम ये भी लिख सकते हैं dv इक्वल टू a dt, ठीक है। अब पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी u था, फाइनल v था, तो अगर हम इसको समेशन कर दें टोटल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पर हम समेशन करेंगे, समेशन ऑफ dv फ्रॉम u टू v एंड समेशन ऑफ a dt फ्रॉम 0 टू t, ठीक। तो dv का समेशन हो जाएगा v फ्रॉम u टू v, और यहाँ पे a कांस्टेंट है तो a बार हो जाएगा, dt का समेशन हो जाएगा t, तो t फ्रॉम 0 टू t, ठीक है। तो टाइम 0 टू t, यहाँ पे 0 टू t हम समेशन ले रहे हैं, ए समेशन ऑफ ए डी टी फ्रॉम टाइम इंटरवल t इक्वल टू 0 टू टाइम t, और यहाँ पे हम ले रहे हैं समेशन ऑफ डी वी फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी u टू फाइनल वेलोसिटी v। हमने दोनों को सॉल्व किया, उनको मिला समेशन ऑफ b, तो यहाँ पे इन ब्रैकेट v अपर लिमिट v अपन u है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फॉलो होता है, तो यहाँ मिलेगा v माइनस यू ए, यहाँ पर t है 0 होगा, मतलब कि ए पर t माइनस 0, तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमको इक्वेशन मिल गया वेलोसिटी का एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। किसी पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन में जो वेलोसिटी का जो इक्वेशन होगा वो हमको मिल गया, ठीक है। हमारा इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब इस इक्वेशन फर्स्ट को हमको इक्वेशन फर्स्ट क्या मिला था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब v क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, जिसमें पार्टिकल एक से ऑरिजिन से स्टार्ट हुआ था। अब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स अपन डी टी इक्वल टू यू प्लस ए टी। हम डी टी को इधर ले जाएंगे तो हमको हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू यू प्लस ए टी इन ब्रैकेट डी टी। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हम एट टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ऑरिजिन पे होगा और एट टाइम टी पे पार्टिकल जो कोऑर्डिनेट था वो एक्स था। तो फिर हम टाइम इंटरवल लेंगे 0 से टी लेंगे, ठीक। जो हमारा पार्टिकल ये पार्टिकल डिस्टेंस होगा वो भी होगा, ऑरिजिन पे 0 था और टाइम टी पे उसका कोऑर्डिनेट एक्स था, तो एक्स लेंगे, ठीक। इसका समेशन ले लेंगे, ठीक है। फिर उसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, एक्स 0, ठीक। अब इसको अलग अलग कर लेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी यू डी टी प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी ए टी डी टी, ठीक है। अब इसका हो जाएगा
एक्स माइनस 0, ठीक। इधर एक्स माइनस 0 हो गया और इधर हो जाएगा यू टी फ्रॉम 0 to t प्लस 1/2 a, सॉरी 1/2 लिखेंगे, हमारा a t² 2 फ्रॉम 0 to t। यहाँ से 1/2 कॉमन ले लेंगे तो हमको यहाँ मिला x इक्वल टू यू टी माइनस 0 1/2 a t² माइनस 0, यहाँ बी टी है। तो हमें फाइनली एक इक्वेशन मिल गया डिस्टेंस का, x इक्वल टू यू टी प्लस ये प्लस था हाफ ए टी स्क्वायर। तो मोशन स्ट्रेट लाइन में अगर किसी पार्टिकल का स्पीड एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो उस कंडीशन में उस पार्टिकल का किसी पोजीशन पे डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला हमको मिल गया है, एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सपोज करते हैं ये क्वेश्चन सेकेंड है। हमको फर्स्ट क्वेश्चन क्या मिला था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमको मोशन स्ट्रेट लाइन में एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी फाइंड करने का इक्वेशन मिला था। इसका यूज करके हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते थे। अब हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन भी निकाल लिया, ठीक है। अब सपोज करें हम जो हम फिर से क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी को हम बहुत साइड स्क्वायर करते हैं, बहुत साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ATU प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। अरे उन दोनों में से 2a कॉमन ले ले, 2 कॉमन ले दोनों मिलेगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इन ब्रैकेट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और हम क्वेश्चन सेकेंड से कंपेयर करें तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल टू था एक्स। तो यहाँ पे हम यू टी प्लस हाफ ए टी की वैल्यू एक्स रखेंगे तो वो मिल जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एक्स। ये हमारा हो गया इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो हमको मोशन स्ट्रेट लाइन के 3 फार्मूले मिल गए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक है। हम इन फार्मूला का यूज़ करके किसी मोशन स्ट्रेट लाइन किसी पार्टिकल का मोशन स्ट्रेट लाइन का कोई पार्टिकल मोशन स्ट्रेट लाइन में हो विथ कांस्टेंट स्पीड से, तो हम इन फार्मूला का यूज़ करके वो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और उनमें वेलोसिटी डिस्टेंस या फिर जो फाइंड करना है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक। जहाँ पे आप यू वी इनिशियल वेलोसिटी यू है, फिर फाइनल वेलोसिटी वी है, या फिर एक्सेलरेशन है, या फिर डिस्टेंस एक्स है, ये नेगेटिव की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। ये जो है इन सब की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। ये कंडीशन के पे डिपेंड करेगा, कंडीशन क्या कर रहा है, कंडीशन में पावर कंडीशन और डायरेक्शन के बेसिस पे होगा, ठीक। डायरेक्शन बेसिस पे पॉजिटिव नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया मोशन स्ट्रेट लाइन। अगर किसी पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो उसका फार्मूला फाइंड कर लिया कि इसमें हम किसी भी उसका फार्मूला क्या होंगे। अब इस मोशन स्ट्रेट लाइन में एक और टॉपिक आता है फ्री फॉलिंग बॉडीज। फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, ठीक है। अब फ्रीली फॉलिंग बॉडी क्या होता है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी के बारे में पढ़ेंगे हम। सपोज करिए कि किसी बॉडी को हम एक वर्टिकल डिस्टेंस से अर्थ की सरफेस तरफ फ्री फॉल छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। मान लो इस पॉइंट से हमने किसी बॉडी को वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में छोड़ दिया, ठीक। हम सपोज कर लेते हैं कि इसका जो एक्सेलरेशन है एयर रेजिस्टेंस है वो नेगलेक्ट है, ठीक। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट
मैग्नीट्यूड, ठीक। तो इसका मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, इट मीन्स कि इसका हाइट या इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट तब होगा जब हम रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेयर में इसकी हाइट को बहुत छोटी रखें। और जो रेडियस ऑफ अर्थ होता है, रेडियस ऑफ अर्थ होता है, अर्थ है 6400 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तब अगर हम हाइट को अर्थ के कंपेयर में बहुत ही स्मॉल रखें, ठीक, जो मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगी, तो जो पार्टिकल का मैग्नीट्यूड होगा वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो इसको यहाँ और इस वैल्यू को हम जो 9.8 मीटर पर सेकंड है, इस वैल्यू को हम डिनोट करते हैं बाय लेटर जी, ठीक। इस जो 9.8 मीटर पर सेकंड है, किसी भी मैग्नीट्यूड होगा उसको हम लेटर जी से डिनोट करेंगे, ठीक है। हमने हाइट छोटी रखी ताकि जो डायरेक्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो। तो इस कंडीशन में देखें तो पार्टिकल डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है, तो अगर इसे हम वाई एक्सिस में माने, वाई एक्सिस मान लें, तो ये वाई, ये एक्स डैश और ये वाई डैश होगा, मतलब कि नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई हो जाएगा। नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई है तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन जो है वो जी है, एक्सेलरेशन जो है वो जी है, ठीक। तो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ जी, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। तो जो मोशन स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस थे वो कुछ इस तरह हो जाएंगे, v इक्वल टू यू माइनस जी टी, ए टी, जो v इक्वल टू यू प्लस ए टी था, ए इक्वल टू माइनस जी होगा तो माइनस जी टी हो गया, ठीक। यहाँ पे हम वाई एक्सिस ले रहे हैं, तो यहाँ जो डिस्टेंस है वो भी वाई कोऑर्डिनेट पे होगा, तो हो जाएगा वाई इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक। और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 जी वाई। जो तीनों इक्वेशंस थे फ्री फॉलिंग बॉडी में कुछ इस तरह हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने यहाँ पे निगेटिव वाई एक्सिस है, ठीक। और यहाँ पे जो पार्टिकल का कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल इज वाई, ठीक। नेगेटिव वाई एक्सिस है, कोऑर्डिनेट पार्टिकल वाई है और एक्सेलरेशन ए इक्वल टू है माइनस ऑफ जी। लेकिन किसी किसी कंडीशन में वर्टिकली डाउनवर्ड को भी कुछ कन्वीनियंट कंडीशन में, कुछ फॉर कन्वीनियंट कंडीशन, कुछ कन्वीनियंट कंडीशन में, ठीक है, हम जो वर्टिकली डाउनवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड को पॉजिटिव वाई एक्सिस भी लेते हैं, ठीक। जब हम पॉजिटिव वाई एक्सिस लेंगे तो हमारे इक्वेशन से हो जाएंगे v इक्वल टू यू प्लस जी टी, ठीक। और सेकंड हो जाएगा y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। और जो थर्ड इक्वेशन था वो हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g/y। तो इस तरह हमने आज कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए। टॉपिक क्या पढ़े हमने? एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज एक्सीलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसके क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, ठीक। हम इस वीडियो में बस इतना ही। हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे मोशन इन ए प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक, एंड चेंज ऑफ फ्रेम। ये सारे तीनों टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ मैं कि आपको मैं जो भी पढ़ाया
आपको समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी मिस्टेक्स मुझे इसमें जो मैंने बताया है इसमें कोई मिस्टेक लगे तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक फ्रेंड्स। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करिए, एक लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो लाल वाला आइकन नीचे है उसको क्लिक करिएगा, किसी भी हालत में क्लिक हो जाना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक पक्का करिए। एक लाइक करने से आपका तो कुछ जाएगा नहीं, हमको बहुत मोटिवेशन फील होता है और हमको मोटिवेशन फील होगा तो हम इस तरह अपने इस जर्नी में बहुत बढ़िया से आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।